जाइएगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है ना, बेसिकली हर यूनिवर्सिटी के एंड के जो सेमेस्टर्स होते हैं उनके अंदर एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टूडेंट से करवाया जाता है, जो कि खास तौर पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जिसके अंदर BS CS, BS SC, BS IT, MCS, MIT के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली एक जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है जिसने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे उसने बैचलर्स ऑनर किया है या मास्टर्स किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कम से कम एक प्रॉपर कोडिंग को समझता हो। अगर वो खुद पूरा प्रोग्राम बना नहीं सकता तो कम से कम उसमें एज अ एनालिसिस करने के काबिल हो, और वो खुद से प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज को समझता जरूर हो, ठीक है। लेकिन होना तो ये चाहिए जितनी प्रोग्रामिंग की बुक्स होती हैं आपके पूरे कोर्स के अंदर, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, उसके अंदर वो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको लेकर जाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल, यहाँ पे हमने CS 201 से स्टार्ट किया। CS 201 के अंदर आपने बेसिक पढ़ा कि बेसिकली प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके प्रोसेसर से, कंप्यूटर से, मोबाइल से डिस्कस करती है, और किस तरह एक इंस्ट्रक्शंस जाती है कोड की फॉर्म में जो कि एक आपकी एप्लीकेशन बना देती है, ठीक है। तो ये सारा एक उन्होंने एक सारी चीजें सिखाने के बाद आपको एक प्रॉपर इस काबिल करना होता है कि आप इन प्रोग्रामिंग्स को यूज करते हुए रोजमर्रा की जो डेली की वर्किंग है जो कि मैनुअल चल रही है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके उन एप्लीकेशंस को आप आम यूजर्स के लिए क्रिएट करें, ताकि जो काम हफ्तों तक या महीनों तक डिले हो जाया करता था वो अब दिनों में घंटों में कंप्लीट हो जाता है। प्रोग्रामिंग का ये फायदा होता है सॉफ्टवेयर्स का या एप्लीकेशंस का। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बेसिकली इसी चीज की एक स्टार्ट होती है। आप कल को अपने फ्यूचर में किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं जहां पे आपको ये टास्क दिया जाता है कि जो ये बनी हुई एप्लीकेशन है आपने इनको मेंटेन करना है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप एक ऐसी एप्लीकेशन का क्लोन बनाते हैं, आप एक एक स्टूडेंट लेवल पर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि कल आप उसके ऊपर फर्दर काम कर करके आप उसको एक कमर्शियल बना सके। सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पे मैं फेसबुक की दूंगा, और आप स्टूडेंट्स क्योंकि फेसबुक से काफी कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे उसकी मिसाल साथ के साथ देते रहेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आती जाएंगी। फेसबुक के ऑनर ने ये जो अपना प्रोजेक्ट था उसने अपने एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाया, जिसको आहिस्ता आहिस्ता वो कमर्शियल लेवल पर ले गया। और मजे की बात ये कि जो PHP की प्रोग्रामिंग हम रिकमेंड करते हैं, PHP के प्रोजेक्ट्स जो आपकी फेसबुक है वो थ्रू आउट PHP के अंदर बनी है। आपकी जो जीमेल है उसके कुछ मॉडल्स जो हैं वो PHP में बने हैं। जो याहू एक हम यूज किया करते थे वो भी PHP में बनी है। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस जो कि यूजर प्रोफाइल के ऊपर आपकी एक्टिविटीज को देखती हैं वो PHP के अंदर बनी हुई है, ठीक है। आजकल जो लेटेस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ रहे हैं जो कि पंजाब टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसी वेबसाइट बनाए जिसके अंदर डाटा का फ्लो होता है, वो भी PHP को प्रेफर करते हैं। उसके लारावल या कोऑर्डिनेटर के जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है उनको यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सबसे पहला फेज है उसके अंदर आ जाते हैं, वो होता है SRS, ठीक है। SRS बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपने वर्ड फॉर्म में बनाना होता है, और इसका स्टैंड है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर कंप्लीट आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसके अंदर कैसे आपने अपनी जो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे आपने कंप्लीट करना है, क्या उनके अंदर टास्क होने, कितना आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा, और कितना आपको एक वर्किंग के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी आपने, क्योंकि ये प्रॉपर जो है अपने एक PC के ऊपर बनाना होता है। आपको किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर की या किसी भी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं होती। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए फायदा ये होता है कि आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होती है वो सारी की सारी आपके PC के अंदर ही हो जाती है। आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे वो आपने एंड्रॉयड डिवाइस का बनाना है या विंडोज एप्लीकेशन का या वेब एप्लीकेशन का बनाना है, आप अपने PC को
उस ही लैब में उसी फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर लेते हो। जैसे कि अब हम इस दौरान हमें एक वेब सर्वर की जरूरत होती है, जैसे अब आपकी डोमेन्स के ऊपर साइट्स पड़ी होती है, जैसे facebook.com, google.com, vulms.edu.pk में पड़ा हुआ है, उनको सर्वर्स की जरूरत है जो उन्होंने ऑनलाइन परचेज किए होते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्योंकि वो परचेज नहीं अभी कर सकता, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जैम, वो यूज करके आप अपने ही पीसी को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हो एक सर्वर के अंदर, और आप उसको ऐसे ही चला रहे हो जैसे आपने एक ऑनलाइन डोमेन और होस्टिंग परचेज कर ली हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के अंदर बताएंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, उनको कैसे पूरा करना है, कितने टाइम में करना है, कौन से आपने मॉडल्स यूज करने हैं, वो एसआरएस में बताएंगे। उसके बाद आ जाता है डिजाइन डॉक्यूमेंट। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और 2 में कई आपने ऐसी डायग्राम्स पढ़ी होंगी जिसमें ईआरडी डायग्राम होती हैं, ठीक है ना, फ्लो डायग्राम्स होती हैं, उसके बाद डेटाबेस डायग्राम, क्लास डायग्राम्स होती हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट में यूज होती हैं। जब बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पे जो आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो कमर्शियल लेवल पे बनने वाले प्रोजेक्ट्स अक्सर एक पूरी डायग्राम्स के ऊपर प्रोसेस कर रहे होते हैं। वो डायग्राम्स जब पूरी बन जाती है ना, तो जब वो प्रॉपर बनती है, फिर उन्हीं मॉड्यूल्स को आगे लेके उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है और फिर उनको एक प्रैक्टिकली एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थर्ड फेज जो है, ये एसआरएस और डिजाइन तो डॉक्यूमेंटेशन के फेजेस से, उसके बाद टेस्ट फेज स्टार्ट होता है। टेस्ट फेज एक ऐसा आपका होता है फेज जिसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे आपने जो है वो एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, सपोज इस बार एक प्रॉपर्टी एक्सपो का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, या स्वीट शॉप का एक प्रोजेक्ट है। उसके अंदर आपने क्योंकि पीएचपी और माईएसक्यूएल को यूज करना है एज अ बैकएंड और एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट को यूज करना है एज अ फ्रंट एंड, ठीक है। तो आपको उसके एक मॉड्यूल से, मतलब वो तो एक पूरा प्रोजेक्ट बना ना जिसकी सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा कि आप सिर्फ लॉग इन करके दिखाएं या रजिस्ट्रेशन करके दिखाएं इस प्रोजेक्ट की, और उसकी वर्किंग डेटाबेस में हो रही हो, और एक सिर्फ एक सिंपल मॉड्यूल जिस तरह आपका फेसबुक हो या जीमेल हो, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन आप करते हो, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सारी आगे एप्लीकेशन चलती है। आपको सिर्फ पहले एक टास्क दिया जाए कि आप जो यूजर्स को रजिस्टर करना चाह रहे हो उन यूजर्स के वैल्यू लो डेटाबेस में सेव करवा दो, ताकि जब वो लॉगिन करने लगे तो वहां से अपना आईडी पासवर्ड उठाए। ठीक है, तो टेस्ट फेज में इतनी छोटी छोटी आपको एक टास्क दिए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या आपको प्रोग्रामिंग जो आपने प्रोजेक्ट यूज किया उस प्रोग्रामिंग की कोई हाउ नाउ भी है कि नहीं है। ठीक है, वो बनाते हैं, बनाने के बाद टेस्ट फेज का एक वाइवा होता है, वाइवा के अंदर 3 फेजेस होते हैं। उन फेजेस के अंदर सबसे पहले वो जो आपने एप्लीकेशन बनाई होती है उस एप्लीकेशन को वो एक्सप्लेन करते हैं कि अच्छा ये क्या बनाया आपने, इसकी अफादियत क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी लॉगिन जो भी आपने बनाई है वो आपने एज अ यूजर चलाकर और एक्सप्लेन करके दिखानी है। फिर उसके बाद उन्होंने आपकी जो कोडिंग की फाइल्स हैं वो ओपन करवानी है। कोडिंग के अंदर जो जिस भी पेज के अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी है या रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल है, उसके अंदर जो वर्किंग हो रही होगी वही एक कोड के अंदर हो रही होगी, आपने वो उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे वो जहाँ पे स्टूडेंट फंसता है ज्यादातर, जाके वो कहते हैं कि एक नया लूप लिख कर दिखाओ, नया पॉइंटर लिख के दिखाओ, अरे लिख के दिखाओ। यहाँ पे जाके स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि वो बिल्कुल स्टक ऑफ हो जाता है। आपने ये नहीं होना, बड़े से बड़े डेवलपर्स भी जो होते हैं उनका सिंटैक्स में कोई ना कोई एरर आ जाता है। आपने सूडो कोड लिखने की कोशिश करनी है। सूडो कोड बेसिकली ऐसा कोड होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड कोड लेकर चल रहा हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सिंटैक्स एरर। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि कोई इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएं, तो आप सबके जहन में ये तो आता होगा कि जब हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी होती है उसके अंदर इफ जरूर आता है, पैरेंथेसिस स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर कंडीशन लिखनी होती है, कंडीशन बंद करनी होती है, सेमी कॉलन्स यूज करने होते हैं, या कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉलन यूज करने होते हैं, और फिर उनको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप कम से कम इतना अपना दिखाएंगे ना कि आपको स्ट्रक्चर लिखना आता है, तो सिंटैक्स एरर्स को हर जगह पे इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो स्ट्रक्चर्स है, या आपकी जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, जिससे पता चल रहा है कि हाँ आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये चेक करना होता है, ये टेस्ट करना होता है, इसीलिए इस फेज का नाम टेस्ट फेज होता है। ठीक है,
उसके बाद फाइनल डिलीवरेबल जो कि मेन आपका एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर आपने पूरे का पूरा कोड लिखा होता है, सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं। जब आप सिलेक्शन कर रहे थे तो आपने देखा था उसके अंदर 14-15 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एवरेज हर प्रोजेक्ट की लिखी हुई थी। आपने वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करके कोड लिखना होता है, उसकी एक डेटाबेस बनानी होती है, और उसने रिपोर्ट उसमें बनानी होती है, और उसकी प्रेजेंटेशन बनानी होती है। ठीक है, जिस तरह ये प्रेजेंटेशन ये चल रही है, इसी तरह की आपकी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होगी और रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट के अंदर आपने जितना काम अभी तक कर लिया टेस्ट फेज से पहले पहले एसआरएस और डिजाइन का, वो दोबारा उसके अंदर आपने मेंशन करना होता है। वो कुछ चीजें वहां से यूज होके और आपकी एक बकायदा रिपोर्ट बनती है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनती है। ठीक है, तो उसके अंदर आप 50-55 सफ़ों की एक पूरी रिपोर्ट बनेगी, और वो 25 से 30 पेजेस का एक पूरे का पूरा कोड बनेगा, और उसकी फिर प्रेजेंटेशन बनेगी 10 से 15 या 8 से 10 स्लाइड्स के ऊपर। तो वो सारे का सारा आपने अपने सुपरवाइजर के सामने एक्सप्लेन करना है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और टेस्ट फेज काफी सिमिलर होता है, क्योंकि टेस्ट फेज के अंदर भी आपने प्रोग्रामिंग के कोड वगैरह एक्सप्लेन करने होते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपने प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी करनी होती है, उसकी रिपोर्ट भी फाइनलाइज करके बतानी होती है। ठीक है, तो ये 4 मेन फेजेस है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डीपली हम एसआरएस को डिस्कस कर लेते हैं। एसआरएस में सबसे पहले होता है स्कोप। स्कोप बेसिकली किसी प्रोजेक्ट का उसकी उसकी प्लानिंग होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, कैसे वो कितना कॉस्ट करता है और उसकी क्या वैल्यू है, क्या फादियत है, कैसे वो आम यूजर्स के पास जाके काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ रोजी डॉट पीके की। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने रोजी डॉट पीके ओपन की होगी या ओएलएक्स ओपन की होगी। ये क्लासिफाइड एड्स हैं बेसिकली। रोजी डॉट पी के स्पेसिफिकली जॉब के ऊपर है, और ओएलएक्स जो है स्पेसिफिकली कुछ चीज सेल्स और परचेज के ऊपर है। तो इस प्रोजेक्ट की क्या जरूरत पड़ी कि पहले लोग जो सेल करते थे, मार्केट में जाते थे तो कोई चीज सेल करते थे या परचेज करते थे। इस चीज को लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हमने इसको ऑनलाइन कर देते हैं, ताकि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन जाए। और वो करने के बाद उन्होंने जाहिर बात है उसका एक स्कोप लिखा होगा कि इसके क्या गोल्स हैं इस प्रोजेक्ट के, ये कैसे डिलीवर किया जा सकता है, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, इसकी डेडलाइंस क्या होंगी। तो ये सारा जो है ये स्कोप के ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली होती है कि कैसे आपका वो बिहेव करेगा, उसका क्या यूजर इंटरफेस होगा। जो वो आप एंड्रॉयड पे उसको बनाओगे या वेब पे बनाओगे, वेब में अगर बनाओगे तो वो कितनी रेजोल्यूशन पे चलेगा कि हर डिवाइस के ऊपर ओपन हो सके, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि टेक्निकली बेस्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे जब आप सर्वर पे जा रहे हो, उसमें लॉग इन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, और उसके बाद उसके अंदर आपका डाटा सेव हो रहा है, वो डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है, उसमें क्या कोडिंग होगी, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो वाली लाइंस हैं जो कि लिखी हुई हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि सुपरवाइजर ने कहा हुआ है ये आपने बनानी है। ठीक है, फिर उसके बाद यूज केस डायग्राम आ जाता है, यूजेज सिनेरियो आ जाते हैं। ये जो यूज केस डायग्राम है बेसिकली एक यूएमएल डायग्राम है, जो कि आपके जो भी आपका उसके अंदर एक्टर्स होंगे और वो क्या केसेस कर रहे होंगे, उसकी बेस पे एक पूरी की पूरी डायग्राम बनेगी, जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को यूज केस डायग्राम में बताएंगे कि अगर एक एडमिन है तो उसके पास क्या केसेस है, वो क्या क्या कर सकता है। अगर यूजर है, स्टूडेंट है, मतलब हर एक्टर का क्या वहां पे रोल है, ये आप यूज केस डायग्राम से बताओगे। और यूज केस सिनेरियो के अंदर आप डिस्क्राइब करोगे कि जो आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, मसलन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जॉब ढूंढना एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम था, तो वो आप उसको ले गए हो एक डिजिटल में, तो आपका फायदा ये हो रहा है कि घर बैठ के लोग ब्राउजिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो आपको वो कंप्लीट होता है, तो आपको यहाँ जॉब मिल जाती है, या अपनी मर्जी की सेल परचेज जो आप करे वो आपको मिल जाती है। तो यूजेज सिनेरियो में आप ये चीज लिखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद व्यू प्रोसेस मॉडल होता है कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है। व्यू प्रोसेस मॉडल के अंदर प्लानिंग आ जाती है, आपके रिस्क एनालिसिस आ जाते हैं कि क्या कॉस्ट इफेक्ट कर रही है आपके मिनिमम रिस्क को। मसलन आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपने कॉस्ट तो लगा दी है 1 लाख, लेकिन उसमें से जो प्रॉफिट है वो 50,000 है। तो ये सारी चीजें आपने क्लाइंट की वैल्यूएशन देखनी है, उसकी डेवलपमेंट देखनी है, टेस्टिंग कोडिंग देखनी है। ये सारी चीजें जो है प्रोसेस मॉडल के अंदर आती है। फिर डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और 2 में बनी हुई है। ये बेसिकली आपका ऊप बेस्ड एक एनालिसिस होती है कि आपकी एंटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट और टीचर का 1 to 1 का या 1 to many का रिलेशनशिप होता है। टीचर जो होता है
उसके लिए स्टूडेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही होते हैं, उसका टीचर एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं, क्लास डायग्राम्स होती हैं, ये सारी डायग्राम्स जो है इनका अपना अपना एक मकसद होता है, वो इंशाल्लाह साथ के साथ जब इनको बनाएंगे हम आपको। फिर उसके बाद इंटरफेस डिजाइन आपने लगाना होता है, टेस्ट केस बनाना होता है, डेटाबेस का डिजाइन होता है कि उसके अंदर कितनी क्यूरीज लगेंगी, कितने टेबल्स और कितनी चीजें डेटाबेस के अंदर चलेंगी। अच्छा, तो इनके अंदर जो हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सिलेक्शन किया, इसके अंदर हमने 5 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो है ना वो लेकर चलना है। सबसे पहले HTML आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसके अंदर आप जो कंटेंट होता है वेब का, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो तो वर्ड के अंदर, ये एग्जांपल साथ देनी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं दे इसलिए रहा हूँ कि आप इन स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो जाती है। आपने जब कोई चीज बनानी होती है, कोई कंटेंट लिखना है, लेटर या कोई भी चीज लिखनी है, कोई पॉम्फलेट बनाना है, तो आप क्या करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो और वहां पे लिखना शुरू कर देते हो। HTML बेसिकली यही करती है आपके वेब के अंदर काम, कि आपका सारा कंटेंट लिख देती है, इसको बोल्ड इटैलिक कर देती है, और उसको जो मजीद जो है इसके अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से इसको मुख्तलिफ दूसरी लैंग्वेज के साथ यूज करके भी उसको वेब को खूबसूरत बना सकते हो। केस स्टडी स्टाइल शीट बिल्कुल ऐसी जैसे आप प्रेजेंटेशन फाइल दे, जब आपने मजीद कोई HTML की बाउंड्री से निकल के कोई काम करना है तो फिर आप केस स्टडी स्टाइल शीट यूज करते हो। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो है, आपने कौन सा बटन लगाना है, क्या प्रोटोटाइप बनानी है, क्या उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस आपने फंक्शंस लिखने हैं, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लिखते हो, ठीक है। फिर PHP के अंदर आपका जो सारा बैकएंड पे चल रहा है, जो आपकी वैल्यू सारी डेटाबेस के अंदर जा रही है, उसको कैसे सेव करना है, कैसे उसको दोबारा वहां से गेन करना है, कैसे HTML के फ्रंट एंड के साथ बैक एंड को मैच करके PHP के आपने एक सर्वर बेस्ड वेब एप्लीकेशन बनानी। और SQL जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि आपकी डेटाबेस के अंदर आपने CS403 पढ़ी होगी, डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा वैल्यू सेव होता है, डिलीट अपडेट रिकॉर्ड होता है। ये साथ के साथ हम आपको इन सारी लैंग्वेजेस का पढ़ाएंगे भी और समझाएंगे भी, ठीक है। ये जो है आपके तीसरे फेज के अंदर ये सारी चीजें यूज होंगी, और चौथे फेज के अंदर भी यही होंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा उसके अंदर प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट है वो पिछले दोनों फेजेस से उठाई जाएंगी, और फिर उनको कंपाइल करके पूरा 3 फेज का जो है ना वो बना दिया जाएगा, आपका फाइनल डिलीवरेबल बना दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास टाइम है तकरीबन 5 से 7 मिनट हैं। जो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप बारी बारी अपना माइक ओपन करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम जी अदील। सर मैंने ये पूछना था कि इसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है तो जी वो जी आप बताएंगे कि आप अब हमें देंगे भी कि हमें खुद डाउनलोड करना पड़ेगा? जी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए अदील आपको दो जो है वो 2 से 3 सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे। एक तो जैम सर्वर यूज होगा, ठीक है। जैम सर्वर जिस तरह मैंने जी जिक्र किया था अर्ली के, उसके अंदर आप कैसे अपनी मोबाइल, अपने डेस्कटॉप को या PC को कन्वर्ट करते हो वेब सर्वर के अंदर। तो जैम सर्वर जी 100 जी MB की एप्लीकेशन होगी, वो हम गूगल ड्राइव के थ्रू आपके साथ शेयर कर देंगे। आसानी से जो है ना आपका जो वेब, आपका जो PC है वो वेब सर्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप PHP की आसानी से उसके अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट कर सकोगे, और उसको ऐसे ही फील करोगे कि जैसे आपने एक सर्वर परचेज किया होस्टिंग का। easysolutions.pk का हमारी साइट है जो कि हमने परचेज की हुई है, या VULMS है, उन्होंने सर्वर परचेज किया, जी जी उन्होंने .NET पे बनाई हुई है। इसी तरह फेसबुक, हमें जी सर्वर परचेज नहीं करना पड़ेगा, हमें सिंपली जैम इंस्टॉल करेंगे, जो कि मेंशन भी होता है प्रोजेक्ट्स अपने के अंदर। सिस्टम को ही बना देगा सर्वर? जी, तो एक तो ये हो गया, और दूसरे नंबर पे आपको नोटपैड प्लस प्लस देंगे। नोटपैड प्लस प्लस जो है वो कोडिंग के लिए बड़ा अच्छा एडिटर है। जब आप उसको यूज करेंगे आपको पता चलेगा HTML के जब आप टैग लगाओगे तो वो टैग को मैच कर देता है। CSS और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं वो पहले से उसके अंदर होते हैं, तो वो हमें यूज करने में काफी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ठीक सॉफ्टवेयर है। हम आपको देंगे साथ। ठीक है, इसमें कोई परचेज तो नहीं ना करना पड़ेगा नहीं, हमें? परचेज नहीं करना पड़ता, ये स्टूडेंट लेवल पे जो वर्किंग करनी होती है इसमें आपको परचेज नहीं कोई करना पड़ेगा। ठीक है। और जो ये क्या उसको कहते हैं, जो अभी वो फेज चल रहा है, एस कौन सा है SRS। जब स्टार्ट हुआ है? हाँ जी, सॉफ्टवेयर SRS रिक्वायरमेंट फेज। स्पेसिफिकेशन, हाँ जी। जी। तो वो हम साथ साथ आप हमें बनवाते रहेंगे साथ साथ?
जी जी, हम ये 30 आपको दिन में डिलीवरेबल है ना? जो स्टूडेंट्स हमारे से बनवा रहे हैं ना प्रोजेक्ट, उनको हम प्रायोरिटी देते होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। ऐसा ऐसा डिजाइन ठीक है। हम जो है वो स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देते होते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी पे रखते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, ताकि जब आपका पहला वाइवा हो आप अपने सुपरवाइजर के साथ अच्छे से उसको कन्विंस कर सकें, आप अच्छे तरीके से उसको ये बता सकें कि आपको प्रोग्रामिंग के अंदर हाउ नाउ है जो आपने चीज बनाई है, इसके अंदर आपने अपनी इनपुट्स दी हुई है, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी अभी से आपको ठीक है। वाइवा प्रिपरेशन के ऊपर होगी, क्योंकि वाइवा एक बहुत वाइब बनाया होता है, हालांकि होता कुछ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ना बहुत डरे होते हैं कि इसीलिए हम पहले दिन से ही हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अभी तकरीबन सितंबर के एंड पे जाके जो है ना आपका पहला वाइवा होगा, ठीक है। तो 2-2.5 माह के अंदर अंदर हम आपको इस ठीक है। काबिल कर देंगे कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर आप कम से कम एक वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाने के काबिल हो सके, पीएचपी का हेलो वर्ल्ड और उसकी इफ स्टेटमेंट लूप्स वगैरह लिखने के काबिल हो जाए, ताकि आप जो है ना जब आपसे सुपरवाइजर पूछे कि हाँ इफ स्टेटमेंट लिख के दिखाओ या लूप लिख के दिखाओ, तो कुछ तो आपको पता हो ना, ये ना हो कि ब्लाइंडली आपको कुछ भी पता ना हो, ताकि आप कुछ ना कुछ सेंटेक्स लिख कर दिखाओ, उसको ठीक है। कुछ ना कुछ वर्किंग करके दिखाओ, ठीक है। ठीक है। चले मैं चलो, थैंक और भी यू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें फिर मैं। जी, राजा अच्छा सर, हुसैन। तो आप हाँ मुझे हाँ, बोले बोले। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने बोला है कि एसआरएस डॉक्यूमेंट की हम प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं, तो उसकी आप क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उसके अंदर क्या जो होता है हमारा सुपरवाइजर उसमें से क्वेश्चन करता ही नहीं है एसआरएस डॉक्यूमेंट में से। मैं आपको बताता हूँ, एसआरएस और डिजाइन जो दो फेजेस है ना, इसके अंदर से आपसे स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन नहीं होने, आपके पहले वाइवा में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होने, ठीक है। दूसरे वाइवा में जब आपका फाइनल डिलीवरेबल बन जाएगा, जिसके अंदर कम से कम 6 से 8 माह होंगे, ठीक है, अब से लेकर, तो तब तक हम आपको साथ के साथ उनकी रिपोर्ट्स और उनके अंदर जो डायग्राम्स यूज हुई हैं उसके साथ साथ आपको तैयारी करवाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि पहला जो आपका वाइवा होना है वो आपका प्रोग्रामिंग का वाइवा होना है, ठीक है। आपका पहला इंप्रेशन आपके सुपरवाइजर के ऊपर अच्छा पड़ना चाहिए। ऐसा ऐसा डिजाइन अगर अभी हम आपको करवा भी दें, मतलब 1 महीने में आपको एसआरएस करवाएं, अगले महीने में डिजाइन करवाएं, ठीक है, तो फिर जो होता है ना टेस्ट फेज का, आपने उसके स्केड्यूल के अंदर भी देखा होगा, सिर्फ 20 दिन होते हैं उसको बनाने के, और 20 दिन के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो है ना वो आ जाता है वाइवा का शेड्यूल आता है। आप एसआरएस से बना के फारग होंगे, डिजाइन से बना के होंगे, टेस्ट फेज के लिए आपके पास 20 दिन के का टाइम बहुत थोड़ा, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पीएचपी में एसक्यूएल को समझने के लिए, ठीक है। आप उससे फारग होंगे, टेस्ट फेज को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल डिलीवर बनाने में और उसका वाइवा आने में तकरीबन 2 से 3 माह होते हैं। तो उसके दौरान आप दोबारा ऐसा ऐसा डिजाइन को अपनी को पढ़ेंगी, सर और फिर फाइनल मेरी डिलीवरेबल बात के अंदर सुने। ऐसा ऐसा डिजाइन के क्वेश्चंस होते हैं। हम्म, हाँ पूछे। अच्छा, मेरी बात सुनिए कि क्या आप स्टूडेंट्स को वेब डेवलपमेंट कर सकें इस काबिल बना रहे हैं, या सिर्फ ये कि वो वाइवा दे सकें? देखें। बिकॉज अगर हम देखें, मेरी बात सुने, हाँ हाँ बोले। अगर हम बात करें कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके एक चीज होती है सॉफ्टवेयर। पहले सीएस होता था, कंप्यूटर साइंस। अच्छा कोडिंग तो हर कोई करता था ना, जैसे कंप्यूटर साइंस। उसके बाद एक न्यू फील्ड आई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अच्छा। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही मेन चीज यही थी कि वहां पे सिर्फ कोडिंग नहीं थी, एक पूरा प्रोसेस होता था उसको, मतलब उसके स्टेप्स होते थे, ये उन बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म। तो अब जो हमको प्रोजेक्ट बनवाते हैं हमारे सुपरवाइजर, अगर ये हम्म। इतनी नॉन इम्पोर्टेंट चीज है कि कोडिंग पहले आनी चाहिए, उसके बाद एसआरएस या फिर उसकी यूज केस डायग्राम्स या इन सारी चीजों पे बाद में जाना चाहिए, जी जी। तो वो इस सीक्वेंस को क्यों फॉलो करवाते हैं हमसे? क्या रीजन है इसकी? अच्छा अच्छा, इसमें होता ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अगर तो आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, अब इसमें मैं आपको थोड़ा बैक में लेके जाऊंगा, अगर आपने स्टार्ट से लिया हुआ है, आपने प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से समझा हुआ है, आप इस काबिल अभी हैं कि आप पूरे का पूरा प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हैं, तो फिर तो आप एसआरएस पहले बनाएं, डिजाइन बनाएं, फिर आप उसके ऊपर जाएं, कोडिंग के ऊपर जाएं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ जॉब होल्डर्स होते हैं या इस तरह के होते हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया होता, तो इस चीज को ये सोचने के लिए कि उनका सीक्वेंस क्या है और उस सीक्वेंस के मुताबिक आप चलने लगेंगी, तो ऐसा ऐसा डिजाइन बनाएंगी, मैंने पहले भी बताया, फिर उसके बाद आप जाएंगी कोडिंग के ऊपर, तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा, ठीक है। आप उस तरीके से करना चाहते हैं, आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, अगर आपने उसको फॉलो किया हुआ है, हमने भी यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का आपको कंटेंट बहुत ज्यादा देना है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि वो उसको फॉलो करके
तो वेब डेवलपमेंट पूरी सीख जाता है।